जम्मू कश्मीर में चुनाव की आहट हुई तेज। परिसीमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट की पेश। कश्मीरी पंडितों और अनुसूचित जातियों के लिए सीटें की गई आरक्षित। परिसीमन आयोग की रिपोर्ट पर बीजेपी की प्रतिक्रिया। नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। चुनाव से पहले विधानसभा सीटों का परिसीमन का काम भी पूरा हो चुका है। परिसीमन आयोग ने गुरुवार को एक मीटिंग की और फाइनल रिपोर्ट पर साइन कर दिया। इसमें निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या और उनके आकार का ब्यौरा है। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद चुनाव आयोग वोटर लिस्ट तैयार करने की कार्रवाई शुरू कर देगा। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग के अनुसार लोकसभा की 5 सीटों में 2-2 सीटें जम्मू और कश्मीर संभाग में होंगी, जबकि एक सीट दोनों के साझा क्षेत्र में होंगी, यानी आधा इलाका जम्मू संभाग का और आधा कश्मीर घाटी का हिस्सा होगा। इसके अलावा 2 सीटें कश्मीरी पंडितों के लिए भी रिजर्व रखी गई हैं। आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश में सीटों की संख्या 83 से बढ़ाकर 90 करने का प्रस्ताव दिया है। साथ ही पहली बार अनुसूचित जनजातियों के लिए 9 सीटों को रिजर्व करने को कहा गया है। इनमें से 43 सीटें जम्मू और 47 सीटें कश्मीर में रहेंगी। इसके अलावा 83 सीटों में 37 जम्मू और 46 कश्मीर में। केंद्र सरकार ने अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करने और जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन के बाद परिसीमन आयोग बनाया था। आयोग ने नए मसौदे में कश्मीर संभाग के बारामुल्ला, कुपवाड़ा, श्रीनगर, कुलगाम और अनंतनाग जिलों में बदलाव किया है। कुपवाड़ा एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें विधानसभा क्षेत्र जोड़ा गया है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 9 सीटें होंगी। आयोग का कहना है 43 सीटें जम्मू और 47 सीटें कश्मीर में रहेंगी। ये परिसीमन आयोग का जो कार्यकाल था ये आज तक का था और आज परिसीमन आयोग ने अपने 2 साल 2 महीने के विचारों उपरांत और नोटिफिकेशन इशू कर दिया है। इसमें कि ये 90 अपनी एसीज हैं, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और 5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं। तो जो 90 अपनी एसीज हैं उनमें से जो 43 हैं वो हमारी जम्मू रीजन में हैं और 47 जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो वैली रीजन में हैं और इस प्रकार 90 रीजन जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनको हम लोगों ने बांटा हुआ है पूरे जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी को। सबसे बड़ा जो ध्यान रखा गया है वो ये ध्यान रखा गया है कि एक ज़िले में ही सारी एसीज हों जो अपने एक ज़िले से संबंधित हैं। पहले असल में क्या था कि जो एसीज थी वो कई कई ज़िलों में बटी हुई थी, तो एक ही एमएलए जो है वो कई जिलों में जा रहा है, जिससे लोगों को भी परेशानी हो रही है, प्रशासन को भी परेशानी हो रही है। तो कमीशन इस बात का पूरी तरह ध्यान रखा है कि जो एसीज हैं वो एक ही जिले के अंतर्गत हों और कोई भी पटवार हल्का जो है, जो सबसे बड़ी छोटी हमारी यूनिट है एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट की, उसको तोड़ा ना जाए। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ ज्योति पचनंदा हमारे साथ जुड़ गए। ज्योति, जिस तरीके से कश्मीर में चुनाव की जो सुगबुगाहट है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। विधानसभा सीटों के परिसीमन का काम भी पूरा कर लिया गया है। परिसीमन आयोग ने फाइनल रिपोर्ट पर भी साइन कर दिए हैं। क्या कुछ और जानकारी निकलकर सामने आ रही है? रिपोर्ट के बाद यूनियन होम मिनिस्टर ने भी बोल दिया था कि उसके बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव की तैयारी की जाएगी। अब देखना ये होगा कि इसको यूनियन गृह मंत्री वो किस तरह से इसको लेते हैं और जिस तरह की परिसीमन आयोग की जो रिपोर्ट है उसमें जैसे लोगों को पहले बड़ी सुगबुगाहट थी कि इसमें क्या होगा, क्या भारतीय जनता पार्टी का उस पे रोल है ज्यादा। जैसे आज महबूबा मुफ्ती ने भी टिप्पणी की थी कि ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जहां जहां उनकी रोलिंग है वहां वहां वो गुंडागर्दी कर रही है, और उन्होंने ज्यादा परिसीमन आयोग की ही रिपोर्ट पर ही टिप्पणी करी थी कि वो बिना मतलब के इसको छेड़छाड़ कर रहे हैं।
लेकिन अब सब चीजें सामने आ गई हैं। 47 सीट्स कश्मीर रीजन के लिए रखी हैं, 43 सीट्स हैं जम्मू रीजन के लिए। लेकिन उनको जरूर इस चीज से थोड़ा सुगबुगाहट सी उनको हमें लग रही है कि जम्मू की जिस तरह उनके 2-3 सीटें उनकी बढ़ी हैं उनके पाले से, तो उनको उस चीज का भी ऐतराज होगा। लेकिन अभी परिसीमन आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट दे दी है उसके बाद अब चुनाव की ही तैयारी होगी। ये अब तय करना है भारतीय जनता पार्टी को कि कब वो यहाँ पर इसमें चुनाव अपनी प्रक्रिया शुरू करते हैं। ज्योति, वहीं अगर बात की जाए तो क्या वो अहम फैक्टर रहने वाले हैं जिसके प्रारूप में ये जो चुनाव की तारीखें हैं उनका ऐलान यहाँ पर किया जा सकता है, और कब ये चुनाव होने हैं इस पर फैसला लिया जाएगा? देखिए, अभी इतनी जल्दी तो इस पर अभी आज ही रिपोर्ट आई है, इस पर सारी चर्चाएं होंगी। लोगों की भी जितनी प्रतिक्रियाएं हैं या अपोजिशन दल हैं कश्मीर में, उनको परिसीमन आयोग से किस तरह का प्रतिक्रियाएं रहती हैं, आगे देखने वाली बात ये होगी। जम्मू कश्मीर में जो एलजी का रूल हुआ था, उस जम्मू कश्मीर के जब भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी के आपस में मतभेद हो गए थे, तो चुनाव प्रक्रिया आगे नहीं हो पाई। और उसके बाद यही तय किया गया था कि जम्मू कश्मीर के हालात सुधरने के बाद ही वहां पर चुनावी प्रक्रिया होगी। अब उसके बाद अब देखना यह है कि जम्मू कश्मीर के हालात कैसे रहते हैं। इसके बाद जो कश्मीर रीजन की कुछ पार्टियां हैं वो इस परिसीमन रिपोर्ट को किस तरह लेती हैं, उसके बाद ही ये तय होगा। अभी बहुत एडवांस स्टेजेस है इस पे फैसला करना कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कब होंगे। चलिए ज्योति, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे। परिसीमन आयोग की रिपोर्ट पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने रिपोर्ट पर खुशी जताई और कहा कि अब जम्मू कश्मीर में चुनाव होने का रास्ता प्रशस्त हो गया है। 1996 में जब डिलिमिटेशन हुई थी तो ये माना जाता है कि बहुत सी इरेगुलरिटीज हुई थी, जिसके कारण से किसी विशेष खित्ते को महत्व दिया गया था। और ये उसके साथ 2026 तक द्वारा डिलिमिटेशन नहीं होगी, इस प्रकार के रूल बनाए गए थे सत्ता का गलत फ़ायदा उठा करके। आज हमें उम्मीद है इसमें सभी खित्तों को ध्यान रखा जाएगा। और ख़ास करके जो पिछले दिनों पब्लिक डोमेन में रिपोर्ट आई थी, और उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन ने भी डीडीसी, बीडीसी, इस प्रकार के सभी मेंबर्स को, पंचायतों के लोगों को और डीसी के माध्यम से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के माध्यम से पूरी रिपोर्ट लेकर के, हालांकि कोरोना महामारी के दौरान इसको एक्सटेंशन भी देनी पड़ी, लेकिन उम्मीद है कि ये सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए, सभी इलाकों का ध्यान रखते हुए एक अच्छी रिपोर्ट, जिसके कारण से कि इलेक्शन भी हो सकेंगे और ये सारी चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ होंगी। वहीं जम्मू कश्मीर के परिसीमन पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नाखुशी जताई। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। कमीशन ने आज सबमिट की है और हम उन रिकमेंडेशंस को अभी पढ़ रहे हैं कि उनकी इम्प्लिकेशंस क्या रहेंगी इंडिविजुअल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज पे। और दूसरी ये बात कि ये क्लियरली जो हमारी डिमांड थी और जो हमारी रिकमेंडेशंस थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वो एक्सेप्ट नहीं हुई है, क्योंकि हमारा बेसिक प्रमाइस ये था कि जो अनफेयर सीट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, दे हैव स्टक टू दैट अनफेयर सीट डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरी ये बात कि जिस तरीके से जो हमने कंसर्न्स रेज़ किए थे उन पे भी जो है कोई गौर नहीं किया गया है। बस ये बात मैं बताता चलूँ यहाँ पे आपको कि बीजेपी और उनकी प्रॉक्सीज़, उन्होंने बहुत कोशिश की कि अपने तरीके से ये इन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के बाउंड्रीज़ बनाने के लिए, लेकिन मुझे और मेरी पार्टी को पूरी उम्मीद है कि जब भी यहाँ पे इलेक्शंस डिक्लेयर होंगे, इनको करारा जवाब हमारा वोटर देगा। इनको जो है जिस तरीके से ये इस टाइम पे इन्होंने खासकर कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को फेरबदल करने की कोशिश की है, ये वहीं का वहीं रहेगा। लोग जो है इनके जो 4 साल में जो इन्होंने यहाँ पे तबाही मचाई है बीजेपी ने, उसका जवाब नेक्स्ट असेंबली इलेक्शंस में ज़रूर उनको देखने को मिलेगा।
उधर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती बिज बेहरा में अपने पिता की कब्र पर गई, जहां उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि हम सभी जानते हैं कि पूरे देश में जो चल रहा है वो चिंता का विषय है। जहां कहीं बीजेपी की सरकार है वहां गुंडागर्दी हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर में प्रयोग किए जाते हैं और उसके बाद इसका उपयोग पूरे देश में किया जाता है। कश्मीर में अल्पसंख्यकों के प्रति कोई सम्मान नहीं है। यहाँ जुमे की नमाज अदा करने नहीं दी जा रही। भारत में वर्तमान स्थिति विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के लिए भयभीत स्थिति है। इस वक्त पूरे मुल्क में हो रहा है वो बहुत ही जो है फिक्र के लायक है। और जो हालात बन रहे हैं, ख़ासकर जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके ख़िलाफ़ जो माहौल पैदा किया जा रहा है, और ये माहौल कुछ गुंडे पैदा नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो लोग पैदा कर रहे हैं उनको बाज़ाब्ता जो सरकार है इस वक्त, बीजेपी की सरकारें जहाँ जहाँ भी हैं, वो इस गुंडा एलिमेंट को पूरा सपोर्ट कर रही हैं। यहाँ तक कि आपने देखा कि जहांगीरपुरी में सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बावजूद 2-2.5 घंटे तक बुलडोज़र चलता रहा। यानी कि बीजेपी ने जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो लोगों के बचाव के लिए होते हैं, उनको भी इतना कमज़ोर कर दिया है कि एक म्यूनिसिपैलिटी सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन मानने से इनकार करती है। तो ऐसे में कभी हिजाब पे, कभी कपड़ों पे, कभी अजान पे, कभी कुछ पे, ये हमने जम्मू कश्मीर में तो पिछले 3 साल हमने ये जुल्म देखे हैं। यहीं से शुरुआत हुई। आज भी आपने देखा कि हमें जो हमारे मजहबी जो हमारे लवाज़िम आते हैं हमें पूरे करने नहीं देते हैं। ईद के दिन भी जामे मस्जिद को बंद रखा। न सिर्फ जामे मस्जिद बल्कि कई जगह जो है ईदगाह में नमाज नहीं पढ़ने दी, और 7 बजे के अंदर, 7:30 के अंदर नमाज पढ़नी। यानी हमारे मज़हब में पूरी तरह से मुदाखलत हो रही है इस वक्त। और ये जम्मू कश्मीर जो है ये एक तजुर्बा गाह बन गया है। यहाँ से शुरुआत होती है और उसको फिर पूरे मुल्क में ले जाया जाता है। और आज जो मुल्क के हालात हैं, मैंने बार बार कहा कि जम्मू कश्मीर ने जो इल्हाक किया है वो गांधी के मुल्क के साथ किया है, गांधी के हिंदुस्तान के साथ किया है। मगर बदकिस्मती से बीजेपी अपने एजेंडे के ऊपर काम करते हुए इस मुल्क की जो आईन है उसको दरकरार करते हुए, उसको अपने पाँव के अंदर रोनते हुए अपना एजेंडा इम्प्लीमेंट करना चाहती है, गोडसे का एजेंडा इम्प्लीमेंट करना चाहती है। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ ज्योति पचनंदा हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्योति, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है, उन्होंने कहा है कि कश्मीर में अल्पसंख्यकों के प्रति कोई सम्मान नहीं है। देखिए, महबूबा मुफ्ती के पास और कोई विकल्प नहीं है भारतीय जनता पार्टी को कोसने के सिवा। अगर उनका जो राजनीतिक भविष्य था वो पूरी तरह से चरमरा गया था जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से गठजोड़ समाप्त किया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो शुरू से ही कुछ पार्टियां ऐसी हैं जम्मू कश्मीर में जो कश्मीर केंद्रित ही हैं, और वो उनकी मजबूरी है यही चीजें बोलना, भारतीय जनता पार्टी को कर्ज करना। निसंदेह इन दोनों का आपसी क्लैश है, लेकिन जिस तरह से भी ये बोल रही हैं कि कभी हिजाब पे, कभी अजान पे, हमें लगातार भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हमें दबाते ही रहे हैं और पिछले 3 सालों से हम ये देख रहे हैं। तो ये एक डिबेट का मुद्दा भी है और हर जगह इस मुद्दे को लेकर डिबेट चल भी रही है कि क्या सही है क्या नहीं है। बावजूद इसके वो उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में प्रयोग किए जाते हैं, कोई भी किसी पे जो मिनॉरिटीज हैं उन पर कोई भी, उनके अकॉर्डिंगली मिनॉरिटीज पर बहुत जुल्म ढाए जा रहे हैं। लेकिन ऐसा हमें प्रतीत नहीं हो रहा। भारतीय जनता पार्टी एक बिल्कुल नए रिफॉर्म्स के साथ चल रही है। जो कुरीतियां हैं समाज में, चाहे वो हिंदू समाज में है, चाहे वो मिनॉरिटी समाज में है, वो एक दूसरे की जो कुरीतियां हैं उनको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। अब इसको कोई किस तरह से लेता है ये उनका अपना सोचने का ढंग है, लेकिन महबूबा मुफ्ती की निसंदेह ये एक मजबूरी है कि उन्होंने कश्मीर के लोगों पर ही केंद्रित रही हैं और यही वो बोल सकेंगी आगे भी। ज्योति, जिस तरीके से लगातार महबूबा मुफ्ती जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत करती हुई नजर आती हैं और हर बार कोई ना कोई अलग मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ती। इस बार जिस तरीके से उन्होंने मजहब के नाम पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है, जिस तरीके से उनका कहना है कि माइनॉरिटीज़ के साथ यहाँ पर पर्पजली
भारतीय जनता पार्टी जो है वो अत्याचार कर रही है, नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है, और जिस तरीके से ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई, ईदगाह को बंद रखा गया कई जगहों पर, इस तरीके के आरोप उन्होंने लगाए हैं। तो एक अलग तरीके की भावना यहाँ पर उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है और एक अलग तरीके की राजनीति यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? मैं अपने अगर सूत्रों की बात करूं तो ईदगाह पे नमाज पढ़ने से प्रशासन ने कोई रोक नहीं लगाई थी। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा था कि हमें अंडरटेकिंग दीजिए कि यहाँ किसी भी तरह की एंटी सोशल, एंटी नेशनलिस्ट एक्टिविटीज को अंजाम नहीं दिया जाएगा इस दिन, या किसी भी तरह का कोई भी हंगामा नहीं होगा। तो जिसको हमें ऐसा सूत्रों के अकॉर्डिंग पता चला था कि इन्होंने मना कर दिया था, और उन्होंने टाइम शेड्यूल भी थोड़ा कम किया था। वो महबूबा मुफ्ती ने आज भी कहा है कि हमारे टाइम के साथ भी छेड़छाड़ की गई है। जो अजान का, नमाज का टाइम होता है, उसमें भी इन्होंने कहा था कि हमसे समय से पहले उसको अदा किया जाए। तो निसंदेह ये कहा गया था। लेकिन देखिए, प्रशासन जिस तरह से कश्मीर को डील कर रहा है, वहाँ इन्होंने कभी नहीं बोला कि जब किसी कश्मीरी पंडितों को वहां से निष्कासित किया गया था, निकाला गया था, बाहर भेजा, पलायन के लिए मजबूर किया गया था, तो उस समय उन पर भी तो अत्याचार हुए थे। उस समय भी एक समुदाय परेशानी में था, लेकिन उस समय इन्होंने नहीं बोला। आज ये इनकी एक मजबूरी है, एक आप कह लीजिए वोट बैंक है, जिसको ये एक वोट बैंक को खुश रखते हैं, और दूसरा उनको मालूम है कि ये शायद इनके वोट बैंक नहीं होंगे, इसीलिए वो उनको नकारते हैं। ये एक इनकी मजबूरी है, एक पॉलिटिकल मूव है, और वोट बैंक की राजनीति से आप कह लीजिए। अगर वो ऐसा नहीं कहेंगे तो शायद उनका राजनीतिक भविष्य भी अदर में रहेगा। ठीक है, चलिए ज्योति, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे, सांसद जुगल किशोर और पूर्व मंत्री सत शर्मा ने जम्मू के कैनाल रोड का दौरा किया और वहां बन रहे अंबेडकर हॉल की स्लैब का निर्माण कार्य शुरू करवाया। यह हॉल सांसद निधि, एमएलए फंड और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सहयोग से करीब 60 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा, जिसे जन सुविधा के लिए समर्पित किया जाएगा। इस मौके पर बीजेपी के मंडल प्रधान केशव चोपड़ा समेत बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। देखिए, ये वार्ड नंबर 12 है और जहाँ के हमारे कॉर्पोरेटर हैं जीत अंगराजू, ये पहले भी यहाँ पर चेयरमैन भी रहे हैं और इस समय कॉर्पोरेटर का दायित्व जो है वो निभा रहे हैं। ये वार्ड नंबर 12 में अंबेडकर हॉल है। यहाँ पर पहले से हमने एक हॉल बना रखा है, जिसमें बतौर सांसद हमने पैसा दिया और बतौर एमएलए शर्मा जी ने पैसा दिया है। लेकिन ज़रूरत को देखते हुए अभी और पैसा जो है वो जीत अंगराज साहब ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से लाया 60 लाख रुपया। तो 60 लाख रुपए की लागत से ये जो अंबेडकर हॉल जो है ये बन रहा है, और आपने देखा कि इसका आज हमने स्लैब का काम जो है वो शुरू करवाया है। बहुत ही ज़रूरत थी इस क्षेत्र में, ताकि ये जो लोग परेशानियों का सामना ना करें। तो 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले देश भर में योग को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में लद्दाख के लेह में भी योग शिविर का आयोजन किया गया। 11,000 फीट की ऊंचाई पर बसे इस खूबसूरत वादी में योग शिविर का आयोजन केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया। रिपोर्ट देखिए। आज योगा का डंका भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बज रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा योगा को एक नया आयाम देने के बाद आज हर कोई योगा से प्रभावित दिख रहा है और योगा को लेकर हर किसी में दिलचस्पी है। 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को भव्य बनाने को लेकर सरकारी विभागों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा भी अपने अधीन सभी विभागों को योगा शिविर लगाने का निर्देश दिया है। इसी क्रम में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा लेह में भी योगा शिविर का आयोजन किया गया। लेह की वादियों में 11,000 फीट की ऊंचाई पर जब योग का आसन लगा तो मानो यह प्राचीन भारतीय पद्धति साक्षात सजीव हो उठी।
हजारों फुट की ऊंचाई पर कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए योगा मानो एक वरदान की तरह आया। हिस्सा बनाने का संकल्प लिया। शिविर को संबोधित करते हुए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी निदेशक प्रदीप गुप्ता ने कहा कि योग महज व्यायाम या आसन नहीं बल्कि जीवन जीने की एक भारतीय पद्धति है। उसका एक उद्देश्य है करने का और वो समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जो इसका जो विश्व भर में जितना प्रचार हुआ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एवं इसको हमारे जो मंत्रालय हमारे जो आदरणीय मंत्री हैं श्री हरदीप पुरी उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा CPWD में अधिकारियों को उत्साहित किया इसे करने के लिए। लद्दाख के अलग केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से ही यहाँ बड़े स्तर पर निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसमें CPWD की बड़ी भूमिका है। जिस स्टेडियम में इस योग शिविर का आयोजन किया गया उसका निर्माण भी CPWD ने ही किया है। पूरी दुनिया में इतनी ऊंचाई पर बना यह अपने आप में एक अलग स्टेडियम है, जिसमें फुटबॉल मैदान के साथ साथ एथलेटिक्स ट्रैक भी है। हजारों फीट की ऊंचाई पर बसे लेह लद्दाख में कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में काम कर रहे CPWD के इन कर्मचारियों के लिए यह योग शिविर एक वरदान की तरह साबित हुआ। स्वास्थ्य सही रहने के साथ साथ जो आपका शरीर और दिमाग में एक संतुलन जो होना चाहिए वो भी बहुत जरूरी है और इसको हम केवल योग से ही हम इसे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमें इतने मुश्किल एनवायरनमेंट में जो हमें डिफिकल्ट टारगेट्स जो हम लोगों को मिले हैं उसके लिए दिमागी संतुलन भी होना बहुत आवश्यक है। और वो अगर हम इसको योग का लद्दाख में अपना एक जीवन का अभिन्न अंग इसे बना लें तो वो कार्य करना बहुत ही आसान हो जाएगा हमारे लिए। योग आज पूरी दुनिया में भारत का दिया हुआ एक वरदान साबित। इस वरदान ने बहुत सकारात्मक बनाया है। ऐसे में योग के सम्मान में लेह लद्दाख की वादियों में 11,000 फीट की ऊंचाई पर CPWD का यह योग शिविर प्रतीकात्मक तौर पर बहुत मायने रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। वहीं PHE एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के बैनर PHE डेली वेजर्स और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल PHE विभाग MC के अंतर्गत कर दिया गया है, जिससे कर्मचारी नाखुश हैं। वहीं PHE एम्प्लॉइज के नेताओं ने कहा JMC के कर्मचारियों को पहले से ही सैलरी नहीं मिल रही है और हमें भी उनके अधीन कर दिया तो हमें कहां से सैलरी मिले। इस मौके पर PHC के कर्मचारियों ने चेतावनी तक उनकी पिछली 3 महीने की दे दी जाए, नहीं तो वो पूरे रूरल एरिया और शहरी क्षेत्रों में पानी को बंद कर देंगे और हर जगह पानी के लिए त्राही त्राही मचाएगी, जिसके लिए सरकार खुद जिम्मेदार होगी। वहीं जानीपुर हाई कोर्ट रोड जम्मू में सुनील डिम्पल ने विरोध रैली का नेतृत्व किया। उन्होंने पाक अधिकृत कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान को भारत में सम्मिलित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिया जाए। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पाक अधिकृत कश्मीर को भारत में वापस लाने के लिए रोड मैप का खुलासा करें। भारत के नक्शे में गिलगित बाल्टिस्तान के साथ पाकिस्तान भी हो, जैसा विभाजन से पहले था। वहीं सुनील डिम्पल ने पाकिस्तान को भी भारत में वापस लाने के लिए प्रधानमंत्री से अपील की और सभी धर्मों के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। वहीं जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जमीनी विवाद को लेकर पंचारी गांव में 2 पक्षों में झड़प हो गई। इस दौरान चचेरे भाई ने भाई को गोली मार दी, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें कि दोनों भाइयों में काफ़ी समय से ज़मीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते आरोपी ने घटना को अंजाम दिया और घटना में गोली चलाने वाले की पत्नी भी घायल हुई।
वहीं आईटीबीपी की ओर से भारत दो शिक्षकों को दिया गया कि छात्रों को भारत भ्रमण पर भेजने का मुख्य उद्देश्य ये है कि छात्रों को भारत की जानकारी के साथ साथ देश के कई शहरों से अवगत करवाना है, जिससे छात्र हिंदुस्तान के रीति रिवाज और अपने कल्चर को जान सके। विद्यार्थी किस तरह अपने घर से दूर रहकर सुरक्षा बलों और स्थानीय लोगों के बीच आपसी तालमेल रखते हुए कैसे उनके साथ रहते हैं, यही सब सीखने के लिए छात्रों को भारत भ्रमण पर भेजा गया है। तो उधमपुर जिले के रामनगर में डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म की तरफ से जम्मू हेरिटेज कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें पंजाब के सूफी कलाकार शिवजोत और कई डुगर कलाकारों ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम में उधमपुर के मौजूद रहीं। आपको बता दें कि डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म की तरफ से जम्मू हेरिटेज कार्यक्रम के तहत रामनगर एक्सप्लोरर किया गया, जिससे रामनगर भी लोगों की नज़र में टूरिज्म के लिए रहे। फर्स्ट टाइम एक रामनगर में एक मेगा इवेंट डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उधमपुर होने जा रहा है फॉर द प्रमोशन ऑफ टूरिज्म इन रामनगर विच हैज़ बीन इग्नोर्ड फ्रॉम द लास्ट मैनी ईयर। बड़े सारे टाइम से आप देख रहे हैं कि रामनगर के हमारे बड़े सारे एरिया हैं, चाहे डालसर लेक की हम बात करें, जहाँ आरसीपी की बात करें, डूडू बसंतगढ़ की बात करें, पिलग्रिमेज टूरिज़्म की बात करें, तो इतना पोटेंशियल हमारे पास है कि इट कैन बी कंपेयर्ड विद एनी टॉप डेस्टिनेशंस ऑफ हिमाचल प्रदेश। हेरिटेज फेस्टिवल अपने आप में जो आइडिया है ये बहुत खूबसूरत है और ना सिर्फ उधमपुर में रामनगर है बल्कि बहुत ऐसे कोनों को तलाश किया जा रहा है और ये बहुत ही जिसका ये पूरा प्लानिंग होती है, ये बहुत खूबसूरत चीज़ है कि ऐसे इलाके जहाँ पर टूरिज़्म नहीं पहुँच पाता हम वहाँ तक पहुँचे। तो ये जम्मू हेरिटेज फेस्टिवल रामनगर को आप देखिएगा बशर्तिया तौर पर ये बहुत अच्छे टूरिज़्म मैप पे आ जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।